तो बच्चे लोग, बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है अपनी। ठीक है, इसके पहले बहुत दिन पहले हमने वीडियो डाले थे, आपका मेरे हिसाब से एक हफ्ता हो गया होगा। अब कुछ प्रॉब्लम से इसलिए मैं अपना वीडियो नहीं बना पाया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत गैप हो गया है मेरे क्लास का। ठीक है, अब इसके पहले अपन ने क्या पढ़े थे बताओ। इसके पहले का जो लेक्चर है हमने उसमें हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन एज वेल एज हेनरीज लॉ की प्रॉब्लम अगर आपको बताए थे। लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ आप लोग पढ़ लेंगे, किसी भी कोई भी कंसर्न बुक ले लीजिए, रेफरेंस बुक ले लीजिए, आपको हेनरीज लॉ का लिमिटेशन उसमें मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, अब हम एक्चुअल कंटेंट में बढ़ने वाले हैं। एक तो हेनरीज लॉ पे क्वेश्चन आते हैं, साथ में जो कंटेंट आने वाला है अभी, जिसको हम बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। पर राउल्ट्स लॉ पढ़ने से पहले कुछ कंसर्न्स हमको पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि व्हाट इज मीन बाय वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। ठीक है, अभी बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड यानी क्या, यानी वेपर प्रेशर यानी क्या, सबसे पहली बात तो। ठीक है, अभी हम जानते हैं, एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक कंटेनर मैंने लिया है, वो भी क्लोज, ओपन नहीं। ठीक है, इस क्लोज कंटेनर में सपोज मैंने यहाँ पे वाटर ले लिया है, एक कंसर्न अमाउंट में, मान के चलिए 100 ml 100 ग्राम वाटर। ठीक है, और इस कंटेनर को इस रूम टेम्परेचर पे मैंने रख दिया है, मान के चलो टेम्परेचर, ठीक है, एटमॉस्फेयर का है T। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि नेचर में दो प्रकार के सब्सटेंसेस है, एक तो वोलाटाइल और दूसरा नॉन वोलाटाइल। क्या कहा बेटा मैंने, एक तो वोलाटाइल और एक नॉन वोलाटाइल। अब वोलाटाइल यानी सब्सटेंस यानी क्या होते हैं बेटा, द सब्सटेंसेस विच गेट इवापोरेट बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहा मैंने, जो बिलो बॉइलिंग पॉइंट इवापोरेट होते हैं, मैंने कहा बिलो बॉइलिंग पॉइंट जो इवापोरेट होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं वोलाटाइल सब्सटेंसेस। ठीक है ना। अब बात करेंगे नॉन वोलाटाइल सब्सटेंसेस की, द सब्सटेंस व्हिच डज नॉट इवापोरेट बिलो और अबव इज बॉइलिंग पॉइंट। करेक्शन, मैंने कहा नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस यानी जो इवापोरेट नहीं होते बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट। अगर बात करेंगे एग्जांपल की, तो वोलाटाइल सब्सटेंस का एग्जांपल ले लीजिए पेट्रोल, ठीक है, डीजल, पेट्रोल लीजिए, डीजल लीजिए, केरोसिन, ठीक है, बाद में वाटर, ठीक है, अल्कोहल, प्रथम अल्कोहल। ठीक है, समझा के बेटा। सो पेट्रोल, केरोसिन, H2O और अल्कोहल की बात करें, ऑल दिस सब्सटेंसेस क्या है बेटा, ये बताइए क्या है, ये वोलाटाइल सब्सटेंस। वोलाटाइल मतलब क्या बेटा, ये इवापोरेट होते हैं। मतलब होगा क्या, जैसे मैंने यहाँ कंटेनर लिया, टी टेम्परेचर है, मान के चलिए टेम्परेचर बाहर का है 25 डिग्री सेल्सियस, इस रूम टेम्परेचर पे आप क्या देखेंगे, यहाँ मैंने क्या किया बेटा, एक मशीन लगाई वैक्यूम की। ठीक है, पूरा जितना एयर था यहाँ का निकाल लिया। ठीक है ना, अब इसको वैक्यूम लगाने के बाद में, ठीक है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे। ये तो समझ में आ गया ना, वोलेटाइल सब्सटेंस है क्या, समझा बेटा कि नहीं समझा। वोलेटाइल जो सब्सटेंस इवापोरेट होते हैं, अब वो करेक्शन बिलो देयर बॉइलिंग, मतलब वाटर, जैसे हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स ये क्या होंगे, इवापोरेट होंगे, कहाँ जाएंगे। ठीक है, ये दो फेजेस है यहाँ पे होगी अलग अलग, कौन सी, ये है लिक्विड फेज और ये कौन सी है, गैसियस फेज। ठीक है, दो फेजेस है, गैसियस फेज में हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे वेपर। कैसे, तो कुछ मॉलिक्यूल थोड़ी देर बाद यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल कैसे आएंगे, तो सिंपल बात है, हम जानते हैं पार्टिकल जो होते हैं सरफेस के, ठीक है, इनको जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो सिर्फ डाउनवर्ड होता है, पर अंदर का जो पार्टिकल होता है उसको कौन सा फोर्स होता है बेटा, उसको सिमेट्रिकल फोर्स होता है, जिसकी वजह से वो पार्ट एक दूसरा पार्टिकल जो है उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो इक्वी अट्रैक्टिव फोर्स हम बोल सकते हैं यहाँ अंदर के पार्टिकल, पर सरफेस के पार्टिकल ऐसा नहीं, वो सिर्फ नीचे की तरफ होता है, और इसकी वजह से उसका प्रोड्यूस होता है सरफेस टेंशन। ठीक है, तो सरफेस एरिया है वो थोड़ा कम हो जाता है, सरफेस एरिया कम हुआ तो पार्टिकल जो है नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। पर यहाँ पे देखिए पार्टिकल यहाँ पे भी जो है फ्री
यहाँ पे फ्री जगह बची हुई है, ठीक है। तो पार्टिकल क्या करते हैं, स्केप करते हैं, यहाँ की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है इस टेम्परेचर पे वो ब्रेक होने के लायक हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ पार्टिकल जो है कहाँ जाएंगे बेटा, यस, लिक्विड फेज से गैसियस फेज में जाना शुरू होते हैं, और यहाँ जितनी एम्प्टी स्पेस है इन एम्प्टी स्पेसेस को वो ऑक्यूपाई करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। अब जैसे जैसे पार्टिकल यहाँ पे आते जाएंगे तो ये एक दूसरे से टकराएंगे, साथ में वॉल ऑफ द कंटेनर से भी टकराएंगे, ठीक है ना। अब ये पार्टिकल जो होंगे वाटर मॉलिक्यूल के, देखिए 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल नहीं होता है, 100 पे होता है, तो फिर भी पार्टिकल ऑफ वाटर जो है यहां से कहाँ आ रहे हैं, गैसियस फेज में, तो फेज चेंज कर रहे हैं, लिक्विड फेज से कहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे आ रहे हैं, गैसियस फेज में। अब दो चीज पहले क्लियर करते हैं कि वेपर यानी क्या और गैस यानी क्या। मैक्सिमम बच्चों को थोड़ा डिफिकल्टी जाती है कि वेपर यानी क्या और गैस, व्हाट इज गैस एंड व्हाट इज वेपर, ठीक है। वेपर हम बोलेंगे वो मॉलिक्यूल्स पर्टिकुलर मैटर के जो तैयार होते हैं इवापोरेशन से बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट, मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट की लाइन है मान के चलिए, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट की लाइन बोलने के बाद में हम एग्जांपल ले लेंगे किसका बेटा, ये है बॉइलिंग पॉइंट की लाइन, मैंने कहा सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट की लाइन है ये, ठीक है। इसके अबो हमेशा गैस तैयार होती है, इसके बिलो हमेशा वेपर, समझा मैंने क्या कहा, इसके बिलो क्या तैयार होगी बेटा, वेपर तैयार होंगे, इसके अब वो यस गैस, मतलब 100 के ऊपर गैसियस वाटर होगा जिसको हम स्टीम वाटर बोलते हैं, ठीक है। और इसके नीचे वाटर वेपर जो बॉइलिंग पॉइंट के यस बिलो तैयार हुए हैं। और ये इवापोरेशन जो है ना, ये लिक्विड का फिनोमिना है बेटा, ठीक है, पार्टिकल का स्केप करना फ्रॉम द सरफेस, ठीक है, एंड मूव टू अनदर फेज ऑफ गैस, ये एक फिनोमिना है लिक्विड का, ये लिक्विड फिनोमिना बोलिए मत, ठीक है। अब इससे होगा क्या कि रूम टेम्परेचर पे वाटर के वेपर्स तैयार होते हैं, अब ये वाटर के वेपर एक दूसरे से टकराएंगे, साथ साथ यस प्लीज वॉल ऑफ द कंटेनर से टकराएंगे, मैंने बताया। तो वेपर और गैस से फर्क तो समझ में आ गया आपको कि वेपर यानी क्या, जो बिलो बॉइलिंग पॉइंट तैयार होते हैं, और गैस अबो पॉइंट तैयार, मतलब हम जानते हैं स्टेट का चेंज लिक्विड से गैस में, समझ रहे हैं ना, लिक्विड से गैस में चेंज हुआ है ना। ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट। अब मैंने ये सॉरी ये मैंने बता दिया आपको वेपर और लिक्विड के बारे में। अब ये ठीक है, वोलाटाइल सब्सटेंस वो होते हैं जो इवापोरेट होते हैं, जो इवापोरेट नहीं होते वो नॉन वोलाटाइल, जैसे कि शुगर, सॉल्ट, आप रख दो ओपन एयर में, ठीक है, कितने भी देर तक रखोगे तो भी इवापोरेट होंगे, क्या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उतना ही रहे, समझ में आ रहा है कि नहीं। कुछ सब्सटेंस जैसे कि नैप्थेलिन, ये क्या होते हैं, सब्लिमेट होते हैं डायरेक्ट गैसियस स्टेट में, सॉलिड स्टेट, ठीक है ना। अब ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल इस सरफेस को छोड़ के कहाँ जाएंगे, यस प्लीज, गैसियस फेज में बहुत सारे पार्टिकल आ जाएंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, टकराए, अच्छा यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने इस पर्टिकुलर कंटेनर के साथ में बैरोमीटर या मैनोमीटर, ये दोनों जो नाम मैं ले रहा हूं, ये प्रेशर मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, समझ में आया बेटा, ठीक है। और यहाँ क्या फुलफिल कर रहा हूं मैं, मर्क्यूरी, ठीक है, यहाँ मर्क्यूरी फुलफिल कर दी गई है, और यहाँ पे एक ऐसी स्केल है जो हमको एक मेजरमेंट देगी, जो मर्क्यूरी के ऊपर जो है फोर्स जो एग्जर्ट होने वाला है उसकी वजह से हमको जो भी हाइट पे हो जाएगा वो हमको एक्चुअली फोर्स पर एरिया देगा, मतलब प्रेशर देगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, देखते हैं, समझने की कोशिश करेंगे आगे, पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए हम क्या बता रहे हैं। पार्टिकल एक दूसरे टकरा रहे हैं यहाँ पे ऊपर आने के बाद में, क्योंकि पहले स्केप, पहले जगह क्या थी, बहुत सारी थी, और जैसे जैसे पार्टिकल चला आना चालू हो गए तो जगह थोड़ी कम हो गई, अब पार्टिकल जितनी अवेलेबल स्पेस है उसमें मूव होंगे, क्योंकि वैसे भी गैसियस फेज, हम बोलेंगे गैसियस फेज में हुआ है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ से यहाँ पे ज्यादा होगी, तो मूव होना चालू हो जाएंगे, अब हो गए, अब एक दूसरे टकरा रहे, वाला से टकरा रहे, और जहां जहां जगह है वहां वहां स्किप कर रहे, इधर भी आएंगे इधर भी आएंगे। अब क्या होगा, ध्यान दीजिए, तो जितने वेपर आते जाएंगे, जहां जहां अवेलेबल है मॉलिक्यूल आ जाएंगे, अब ये मर्क्यूरी पे जो है थोड़ा सा प्रेशर देना शुरू करेंगे, मतलब मर्क्यूरी को नीचे ढकलना शुरू करेंगे, तो प्रेशर बढ़ते जाएगा ज्यादा, जैसे एक रूम में अगर ज्यादा लोग हैं तो प्रेशर बढ़ता है ना, ठीक है, धक्का मुक्की होगी वाटर में भी। पर इस दौरान दो चीजें एक साथ होगी, एक तो इवापोरेशन चलते रहेगा कंटिन्यूअसली, ठीक है, इवापोरेशन कंटिन्यूअसली चलते रहेगा, साथ में
ठीक है। एक और प्रोसेस चलती रहेगी जिसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोला मैंने? कंडेंसेशन। अभी कंडेंसेशन कैसे होगा? जब ये एक दूसरे से टकराएंगे, हो सकता है क्लोज ज्यादा आ जाए, और क्लोज ज्यादा आ जाए तो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। जुड़ने से क्या होगा? वाटर और वाटर मॉलिक्यूल जब जुड़ेगा तो वाटर ड्रॉपलेट्स तैयार होंगे। मैंने वापस से कहाँ जाएंगे बेटा? लिक्विड स्टेट में। ठीक है, मतलब ये कि ऑपरेशन तो चल ही रहा है, साथ साथ कंडेंसेशन भी चलेगा। ठीक है। और एक समय ऐसा आएगा कि इस प्रोसेस के दौरान यहाँ हाइट ऑफ मर्क्यूरी जो है इस तरफ से धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, और एक लेवल आने के बाद में हाइट जो है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे फिक्स्ड हो जाएगा। अब हम ये देख रहे हैं कि पार्टिकल तो यहाँ पे आते हुए हमको दिखाई नहीं देंगे, ना ही कंडेंस होते हुए दिखाई देंगे, परंतु देखिए प्रोसेस जो है कंटिन्यूअसली चलते रहेगी। मतलब लिक्विड से वाटर के मॉलिक्यूल इधर भी आएंगे, और यहाँ के वाटर के जो वेपर्स है वो कंडेंस होकर वापस लिक्विड स्टेट में जा रहे होंगे। मतलब ये दोनों प्रोसेसेस क्या हो रही होगी? एट अ टाइम, यस, साइमल्टेनियसली चल रही होगी। तो इस पोजीशन को मैं बोलूंगा इक्विलिब्रियम स्टैब्लिशमेंट होना बिटवीन रेट ऑफ इवापोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन। मतलब रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन के बीच में स्टैब्लिशमेंट किसका हो जाएगा? इक्विलिब्रियम का। ठीक है। इस इक्विलिब्रियम पे जो भी बैरोमीटर प्रेशर शो करेगा उसको मैं बोलूंगा वेपर प्रेशर। कारण ये क्योंकि ये प्रेशर किसकी वजह से आया है? इन वेपर की वजह से। तो एक सिंपलेस्ट लाइन में हम क्या डिफाइन करेंगे? व्हाट इज वेपर प्रेशर? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर। क्या बोला मैंने? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। लाइन बहुत आसान है। ठीक है। जैसे आपके पेरेंट्स है घर में, आपके पेरेंट्स आप लोग पे प्रेशर एक्सर्ट करते कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बहुत पढ़ो, ज्यादा पढ़ो, बाजू वाली से ज्यादा पढ़ो, बरोबर है कि नहीं? मतलब क्या हुआ? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय पेरेंट्स इज कॉल्ड एज पेरेंट प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्रेंड इज कॉल्ड एज द फ्रेंड्स प्रेशर। There, like that, the pressure exerted by vapor is called as वेपर प्रेशर। याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम चलेंगे तो हमको डेफिनेशन भी याद करने में दिक्कत नहीं जाएगी। बोर्ड्स में एक एक मार्क की डेफिनेशन आपको पूछते हैं तो वो थोड़ा सा आपको ये करना पड़ेगा। चलिए ध्यान दीजिए। तो ये समझा है ना आपको कैसा कि लिक्विड यहाँ से जहां जहां स्पेस था वहां वाटर के वेपर तैयार हो गए, परंतु उस समय टेम्परेचर हमको कांस्टेंट रखना है। हाँ? अगर मैंने टेम्परेचर चेंज किया तो हाइट ऑफ मर्क्यूरी भी इस तरफ चेंज हो जाएगा। बैरोमीटर में जो हमको वेपर प्रेशर हम जो मेजर करते हैं उसमें भी हमको फर्क मिलेगा। ठीक है। तो एक फिक्स टेम्परेचर ले रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम नॉर्मल टेम्परेचर बोल रहे हैं। उस टेम्परेचर के लिए कोई बड़ी बात नहीं। उस टेम्परेचर पे जो भी हमको यहाँ पे बैरोमीटर या मैनोमीटर जो हमने इंस्ट्रूमेंट लिया है प्रेशर मेजर करने के लिए, ठीक है, वो जो भी दिखाएगा दैट विल बी इट्स नॉर्मल टेम्परेचर पे दिया हुआ वेपर प्रेशर होगा उस प्योर लिक्विड के लिए। अब मैं इसको प्योर काहे बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने यहाँ वाटर के सिवा कुछ भी नहीं लिया। ऊपर से यहाँ जो गैस थी वो भी मैंने वैक्यूम से खाली करा चुका था, और बाद में इसको अटैच कर दिया था बैरोमीटर से, प्रिकॉशन लेते हुए कि यहाँ कोई एयर ना आ जाए। तो यहाँ स्पेस थी, एम्प्टी स्पेस। इन एम्प्टी स्पेस को किसने ऑक्यूपाई किया? वाटर। और आप ये जानते हैं कि ये जो हमारा बायोस्फीयर है ये भी एक पर्टिकुलर क्लोज कंटेनर है। यहाँ पे भी वाटर के वेपर्स क्या होते हैं? इवापोरेट इस सिस्टम में आते हैं। ठीक है, टकराते हैं, कंडेंस होते हैं, वापस लिक्विड फेज में आते हैं। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती है। मैंने कहा ये जो रेट ऑफ इवापोरेशन है इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाएगा दिए हुए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिशमेंट होगा। ठीक है। इस इक्विलिब्रियम पे जो भी प्रेशर बैरोमीटर शो कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। समझिए कोई ना? एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया मैंने क्या कहा? सो अभी तो याद क्या करना है हमको कि एक्चुअली क्या पूछेंगे सर आप जो पढ़ा रहे हैं उसमें से? तो वेपर प्रेशर का डेफिनेशन पूछेंगे आपको। व्हाट इज वेपर प्रेशर? तो इट इज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, ठीक है, ऑन लिक्विड सरफेस, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, एट इक्विलिब्रियम। तो ये थोड़ा सा कैसे समझो कि इवापोरेशन क्या होता है कि सब्सटेंस इवापोरेट होते हैं फ्रॉम लिक्विड फेज टू गैसियस फेज में। सब्सटेंस कंडेंस होना मतलब कैसा कि पार्टिकल पार्टिकल टकरा के क्लोज आके हो सकता है कंडेंस हो जाए। तो ये एक प्रकार की डायनामिक प्रोसेस है बेटा। जब आपको मर्क्यूरी का हाइट ऊपर जाते हुए नहीं दिखेगा, एक जगह फिक्स हो जाएगा ना, फिर भी ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूसली चलते रहेगी। मतलब कैसे? यहाँ से लिक्विड इधर आते रहेंगे,
लिक्विड से वेपर बनते रहेंगे और वेपर्स जो है कंडेंस होकर लिक्विड में आते रहेंगे। मतलब ये प्रोसेस कैसी कंटिन्यूसली चलते रहेगी, ये रुकने वाली प्रोसेस नहीं रहेगी। ठीक है, ऐसा। तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं डायनामिक प्रोसेस। क्या बने मतलब बेटा, डायनामिक प्रोसेस। नेचर में ऐसी बहुत सारी प्रोसेस है जो डायनामिक है। ठीक है, जो पता भी नहीं चलता हो रही है पर कंटिन्यूसली चलते रहती है। समझ में आया बेटा? तो ऐसे बहुत सारे इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे चल के भी, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब मुद्दा क्या आता है? मुद्दा ये आता है कि वेपर प्रेशर डिपेंड किस पे करता है। डेफिनेशन तो आप लिख लेंगे ना। ठीक है, मैंने क्या कहा? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, इन अ क्लोज वेसल। ये भी जरूरी है। क्लोज ओपन रहा तो क्या होगा? अगर वेसल ओपन रहा तो वाटर के वेपर कंटिन्यूसली आते जाएंगे और कहा जाएंगे? एटमॉस्फेयर में। तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिशमेंट होगा क्या? नहीं, क्योंकि वेपर्स निकलते जाएंगे, उनका प्रेशर 1 atm के बराबर होगा, तब वो लिक्विड बॉयल होगा। तो वो सब चीजें आगे हम पढ़ने वाले हैं। पर एक चीज है, ओपन वेसल में ये चीज हम नहीं पता कर सकते कि किस पर्टिकुलर लिक्विड का दिए हुए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होने वाला, किस लिक्विड कितना वेपर प्रेशर है दिए हुए लिक्विड, दिए हुए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो किसी भी लिक्विड का, प्योर लिक्विड का अगर हमको वेपर प्रेशर पता करना है एक फिक्स टेम्परेचर पे, तो हमको यही मेथड इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ठीक है ना? ओके। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो वेपर प्रेशर के वो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, प्योर लिक्विड का तो समझ में आ गया आपको, मैं बाद में सॉल्यूशन के लिए भी बता के दूंगा आपको। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे फैक्टर्स। सेकंड पॉइंट ले रहा हूँ, ये आपको पहला पॉइंट था आज का, फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है, वेपर प्रेशर। ठीक है बेटा, फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। ऐसे कौन से फैक्टर जो वेपर प्रेशर को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं? तो सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वेपर प्रेशर के लिए। समझ में आया? देखो, एक कंटेनर लेंगे, ठीक है, ये दूसरा कंटेनर लेंगे। एक कंटेनर में यहां मैंने सिर्फ वाटर लिया है, दूसरे कंटेनर में भी यहां वाटर लूंगा, ठीक है, पर दोनों को अलग अलग टेम्परेचर पे ले जाकर रख दूंगा। समझो, इसको 25 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया और इसको रख दिया 35 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पे भी वाटर के मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पे भी वाटर के मॉलिक्यूल्स है। समझ में आएगा बेटा? ठीक है, तो अगर ऐसा है तो अब ये रूम टेम्परेचर रखने के बाद में यहाँ कुछ ना कुछ तो मॉलिक्यूल आएंगे। समझो यहाँ 10 आए होंगे या 6 आए होंगे, तो यहाँ 100% कितने आएंगे? 10 आएंगे। क्यों ज्यादा क्यों आएंगे? ज्यादा इसलिए आएंगे कि जब हम किसी पर्टिकुलर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनमें प्रेजेंट जो वाटर के या जो भी पार्टिकल्स होंगे उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो स्केपिंग पावर भी बढ़ जाएगा। क्या कहा मैंने? एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर उन पार्टिकल्स की बढ़ेगी तो स्कीपिंग पावर भी बढ़ेगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल लिक्विड फेज से गैसियस फेज में आएंगे। समझ आया मैंने क्या कहा? वैसे ही यहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर बढ़ गया तो और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो ज्यादा पार्टिकल आएंगे। मतलब टेम्परेचर बढ़ने से, ठीक है, वेपर्स बढ़ेंगे। अब वो द सोल्यूशन, क्या कहा मैंने? ये अब वो द सॉल्वेंट। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या बढ़ेंगे? वेपर बढ़ेंगे। और वेपर बढ़ने से क्या बढ़ेगा बेटा? वेपर प्रेशर। तो एक सिंपल सा मुद्दा यहाँ पे है कि हाइयर द टेम्परेचर ग्रेटर इज द वेपर प्रेशर। क्या कहा मैंने? हाइयर द टेम्परेचर ग्रेटर इज द वेपर प्रेशर। जितना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, और इसका कारण मैंने क्या होता है? सिंस, यस प्लीज, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। पार्टिकल की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होते जाएगी? बढ़ते जाएगी। और इसी की वजह से स्केपिंग पावर जो है मॉलिक्यूल्स का, स्केपिंग पावर, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। तो सिंपल बात है, वेपर्स बढ़ेंगे, वेपर बढ़ेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, ये बात तुम क्लियर हो गई आपको? देन नेक्स्ट सेकंड। अच्छा, इससे एक और चीज रिलेट करके दिखाता हूं, या एक इंपॉर्टेंट नोट इसमें मैं बोल सकता हूं आपको, है द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर इज गिवन बाय एन नोन इक्वेशन, जो आपको अभी नोन नहीं है पर
एक फेमस इक्वेशन है जब हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन आपको दूसरे दूसरे प्रकार से भी मिलेगा, काइनेटिक केमिकल काइनेटिक्स में भी, तो मैं बताऊंगा आपको तो किस प्रकार का। देखिए, दैट इज कॉल्ड एज अ कैल्शियस कैप्रोन इक्वेशन। ठीक है, क्या बोला मैंने? द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर इज गिवन बाय, ठीक है, अब इक्वेशन नोन एज अ कैल्शियस क्लैप्रॉन इक्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? कैल्शियस कैप्रोन इक्वेशन। अभी कैल्शियस कैप्रोन इक्वेशन क्या है तो वो थोड़ा देखिए यहाँ पे। कैल्शियस कैप्रोन इक्वेशन है आपका, ठीक है, कैल्शियस कैप्रोन इक्वेशन जो है, सॉरी, कैल्शियस क्लैप्रॉन इक्वेशन, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए लॉग टू द बेस 10, इसका नाम देखिए, ये अपना लॉग टू द बेस 10 P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू डेल्टा H यहाँ पे आएगा। ठीक है, डेल्टा H, और यहाँ पे है वेपराइजेशन के लिए, डिवाइड बाय 2.303 कैपिटल R इन ब्रैकेट T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। ठीक है, इस इक्वेशन को थोड़ा सा याद रखिएगा। अब मैं एक एक टर्म को एक्सप्लेन करके यहाँ पे देता हूँ, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे P1 और P2 क्या है। व्हाट इज P1 एंड P2? P1 एंड P2 आर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स, या मैं बोल सकता हूँ, सॉरी, P1 एंड P2, ठीक है, इज इक्वल टू आर वेपर प्रेशर, क्या बोलूंगा, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, इन इनिशियल एंड फाइनल, या फिर मैं बोल सकता हूं एट टेम्परेचर T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली। वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट एट T1 एंड T2, मतलब T1 टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर कितना है? P1। टेम्परेचर T2 पे कितना है? P2। ठीक है, सेकंड, वेयर में लिखना भूल गया, सॉरी, वेयर। अब देखिए यहाँ पे P2 और P1 हमने लिया है, यहाँ पे P1 और P2 के बारे में मैंने बता दिया आपको। डेल्टा H क्या है? डेल्टा H इज, डेल्टा H VAP होता है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ले लीजिए। ठीक है, नाउ व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन? इट इज द एंथैल्पी चेंज दैट रिक्वायर्ड, ठीक है, इट इज द हीट चेंज दैट रिक्वायर्ड। एंथैल्पी चेंज यानी व्हाट इज एंथैल्पी बेटा? इट इज द हीट कंटेंट विद इन द सिस्टम। क्या बोला मैंने? इट इज द हीट कंटेंट विद इन सिस्टम। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मैंने इसके पहले पढ़ा था, मैं आपको बताया भी है। ठीक है, एक दरवाजा हम जलाते हैं बेटा, एक किसी घर का या किसी पर्टिकुलर, आप किसी खिड़की का दरवाजा ले लीजिए, उसको बंद कीजिए, जितना भी हीट निकलेगा वो आपके काम आएगा किसी पर्टिकुलर एनर्जी के सोर्स के रूप में। ठीक है, वो जो भी अमाउंट है आपने कैलकुलेट किया कि कितना उससे हीट एनर्जी मिला, और एक छोटा सा डस्टर लेंगे लकड़ी का, उसको भी जलाएंगे। अब दोनों में कंपेयर कीजिए कि किसका हीट कंटेंट ज्यादा था, मतलब किसने हीट ज्यादा दी, तो ऑब्वियसली दरवाजा जो होगा वो जलेगा तो ज्यादा हीट देगा, और ये जो डस्टर होगा जब जलेगा तो कम हीट देगा। ठीक है, तो डस्टर के अंदर जो था, लकड़ी का जो डस्टर था, उसके अंदर जो हीट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था वो कम था, और दरवाजे के अंदर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उड़ किया था ज्यादा था। तो जो ज्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रहेगा जिसमें, उसका हीट कंटेंट भी ज्यादा रहेगा, बिकॉज एंथैल्पी इज डिफाइंड एज द हीट कंटेंट विद इन द सिस्टम। सिस्टम के अंदर ये कितना हीट कंटेंट है, इसका ही मेजरमेंट बोले तो एंथैल्पी। ठीक है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी मैं बोल सकता हूँ इसको, एंथैल्पी नाम देने की वजह मैं क्या बोल सकता हूँ? हीट ऑफ वेपोराइजेशन करके। ठीक है, तो ये समझ के चलिए। अब दो प्रकार की प्रॉपर्टीज भी आपको आगे पढ़नी है, एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्या बोला बेटा मैंने? इंटेंसिव, और एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करने वाली दो प्रॉपर्टीज है। ठीक है, मैटर की जो प्रॉपर्टीज है ना, उसको हम दो प्रकार से क्लासिफाई करते हैं, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी यानी क्या? दोज प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच डील्स, क्या बोला मैंने? दो दोज प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम डज, सॉरी, विच दोज प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मैंने कहा दोज प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोले तो क्या? जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एक फिजिकल प्रॉपर्टी है,
बॉइलिंग पॉइंट एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मैंने कहा इंटेंसिव, देखिए अच्छे से, इंटेंसिव। ठीक है, मैंने यहाँ एन को गोल करके रखा है, क्यों रखा है मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, पहले इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब बॉइलिंग पॉइंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट, तो कैसे पता चलेगा। समझो मैंने 100 ग्राम पानी लिया और गर्म करना शुरू किया, कितने बॉइल होगा, 100 पे। और मैंने समझो 10 किलो पानी लिया एक कंटेनर में, उसको गर्म करना शुरू किया, उसको बॉइल करना है मेरे को, वो कितने पे बॉइल होगा बेटा, वो 100% कितने पे होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, चाहे 100 ग्राम लो या 10 केजी लो या 10,000 ग्राम लो, पानी बॉइल होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब ये कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वाटर का अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मुद्दा क्लियर, क्या बोला मैंने, पानी का बॉइलिंग पॉइंट या सिंपली किसी भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता। नैप्थलीन का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और उसको मेल्ट करना शुरू करूंगा तो 80 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाएगा। बड़ा टुकड़ा लूंगा तो भी नैप्थलीन मतलब डामर की गोली जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो कितना रहेगा, 80 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मतलब कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती, उनको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और याद रखने के लिए एन याद रखिए, गोल करके रखा है, एन मतलब नॉट, क्या कहा मैंने, एन मतलब नॉट, डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अब एक्सटेंसिव आप खुद बता दीजिए क्या होगा, उसका अपोजिट, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, उनको बोलते हैं एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल एंथैल्पी, अभी जो हम पढ़ रहे थे, एंथैल्पी हीट कंटेंट विद इन द सिस्टम। अगर अमाउंट का सिस्टम ज्यादा है तो हीट कंटेंट क्या रहेगा उस दरवाजे का, ज्यादा रहेगा। मैं बार बार इधर क्यों इशारा कर रहा हूँ, मेरे दरवाजा उस तरफ। चलो ध्यान दो इधर, क्या कहा मैंने, एंथैल्पी ऑफ वेपोरेशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ वेपोरेशन, इट इज द हीट कंटेंट, तो हीट अमाउंट ऑफ, सॉरी करेक्शन में फिर से कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, क्या कहा मैंने, एंथैल्पी ऑफ वेपोरेशन में क्या, सिंपली is the amount of heat required to vaporize 1 mole of a liquid into gaseous state। एक मोल ऑफ लिक्विड को जितना हीट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए, एक मोल ऑफ लिक्विड को, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और बाकी कंडीशन जो है प्रेशर पे, एक मोल ऑफ लिक्विड को जितना हीट हम सप्लाई करते हैं उसको लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाने के लिए, उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपरेशन। अब स्टैंडर्ड बोलेंगे मतलब 25 डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं आप, ठीक है, और 1 एटीएम प्रेशर अगर ले तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी भी हो सकता हूं मैं इसको। ठीक है, पर एंथैल्पी मतलब एक मोल ऑफ सब्सटेंस को, एक मोल ऑफ लिक्विड को उसके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, वेपोराइज करने के लिए, पूरा जितना हीट वो सिस्टम एब्जॉर्ब करता होगा, ठीक है, उसको मैं बोलूंगा एंथैल्पी ऑफ वेपोरेशन। अब एंथैल्पी ऑफ वेपोरेशन ऑलवेज भी क्या रहेगा फिर, एंडोथर्मी, मतलब हीट एब्जॉर्ब होगा। चलो ठीक है, जाने दीजिए, बहुत हो गया एंथैल्पी ऑफ वेपोरेशन के बारे में। वैसे भी हमारे कंटेंट में आएगा बाद में थर्मोडायनेमिक्स में, डेल्टा एच वीएपी मतलब होता है एंथैल्पी ऑफ वेपोरेशन, मतलब हीट कंटेंट विद इन द सिस्टम जो है वो कितना एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम हीट इन ऑर्डर टू इवापोरेट, ठीक है, 1 मोल को इवापोरेट करने के लिए। देन तो इंटेंसिव एक्सटेंसिव समझ में आ गया। एग्जांपल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मैंने कहा एंथैल्पी, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करने वाले जो प्रॉपर्टीज होगी वो एक्सटेंसिव, और इंटेंसिव जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करेगी। अच्छा, जैसे कि हम जानते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट में बता चुका हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम सुना होगा, तो आर आई, साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो होता है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो भी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसे, ठीक है, ग्लास स्लैब होता है, देखो आपने आर आई को मेजर भी किया था 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है, आप ग्लास स्लैब को थोड़ा घुमा दीजिए ऐसा और आर आई चेक करिए, ठीक है, अमाउंट डिपेंड नहीं करेगा, वो ग्लास की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, समझे। अगर उसका छोटा टुकड़ा भी लेंगे तो उसका आ रहा है उतना रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बड़ा टुकड़ा भी लेंगे तो आ रहा है उतना ही रहेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता है, थोड़ा सा समझ के चलिए बेटा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अभी और कौन से टर्म रह गए बेटा, देखो इसके, तो देखिए और इसके कौन से टर्म है, देखिए यहाँ पे। अब यहाँ है टेम्परेचर T1 और T2, तो टेम्परेचर T1 जो है इनिशियल टेम्परेचर है और T2 क्या है, फाइनल टेम्परेचर। मतलब थोड़ा सा हम बोलेंगे कि एक नोट यहाँ पे हमको याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला कब लागू होता है, जब T2 इज ग्रेटर देन T1, मतलब T2 इज ग्रेटर देन T1, तब ये फॉर्मूला लागू होगा हमारा।
ठीक है ना, कोई शक? तो कैप्लस कैप्टन इक्वेशन जो है ये आपको वेपर प्रेशर ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताता है ऑन वेपर प्रेशर। अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो देखिए, अगर तुमने टेम्परेचर उतना ही रखा तो तुम्हारा जो वेपर प्रेशर है वो उतना ही आएगा। E1 विल इक्वल टू P2, सॉल्व करके दिखाऊं? देखिए T2 मान के चलिए 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब 293, ये भी 293, यहाँ भी 2, ये जीरो हो जाएगा, जीरो बाई ये समथिंग जीरो हो जाएगा, जीरो बाई ये कम, ये जीरो, तो लॉग टू द बेस 10 P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा जीरो, लॉग लॉग ऑफ जीरो लेंगे, एंटी लॉग लेंगे जीरो का, तो वो आ जाएगा वन, वन आ जाएगा, तो P2 इज इक्वल टू P1 या P1 इज इक्वल टू P2, मतलब वेपर प्रेशर में कोई चेंज नहीं। नहीं समझा बेटा, फिर से बताओ। देखिए मैंने क्या किया, टेम्परेचर जो है ना इसको मैंने कहा चेंज ही नहीं किया, टेम्परेचर वैसे का वैसा रखा। 20 डिग्री सेल्सियस था, 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब मैंने केल्विन में दिया 293, 293, जीरो आ जाएगा। ठीक है, जीरो का एनीथिंग जीरो, ये टर्म क्या हो जाएगा उसको जीरो, तो लॉग टू द बेस 10 P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, तो क्या होगा, लॉग को इधर ले लेंगे, एंटी लॉग ऑफ जीरो मतलब वन। ठीक है, तो वन आएगा तो P2 इज इक्वल टू P1 हो जाएगा, दूसरी भाषा में P1 इज इक्वल टू P2, मतलब प्रेशर में कोई चेंज नहीं। मतलब टेम्परेचर अगर चेंज हुआ तो वेपर प्रेशर चेंज होगा ना, अगर चेंज ही नहीं हुआ तो वेपर प्रेशर उतना ही रहेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर याद रखिए, टेम्परेचर बढ़ा तो वेपर प्रेशर बढ़ता है, वेपर बढ़ते हैं, वेपर बढ़ते हैं तो वेपर प्रेशर भी बढ़ता है। ठीक है ना, अगर हम बात करेंगे सीन्स, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ये मैं बता चुका हूँ, स्केपिंग पावर भी बढ़ेगा उस पर लिक्विड का, और ये चीज मैं समझा चुका हूँ। अब बात करेंगे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है इसका, एक और है, वो है आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या बोलूंगा नेचर ऑफ लिक्विड। क्या बोलूंगा बेटा? नेचर ऑफ लिक्विड। अच्छा, ये जो फार्मूला ये आपको नहीं क्या आगे केमिकल काइनेटिक्स में भी आएगा, सेम टू सेम फार्मूला आएगा एक्टिवेशन एनर्जी ओवर निकालने के लिए, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, सेकंड, अब सेकंड क्या है बेटा? नेचर ऑफ लिक्विड, ये भी एक फैक्टर है जो हमको स्टडी करना है फॉर वेपर प्रेशर। अब नेचर ऑफ लिक्विड कैसे देखिए, हम जानते हैं कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं नेचर में जो ज्यादा वोलाटाइल है, जैसे मैंने कहा यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ मैं लूंगा। ठीक है, यहां भी मैंने 50 ml ले लिया पेट्रोल, ठीक है, और यहां ले लिया 50 ml वाटर। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ पे वेपर किसके ज्यादा होंगे, ये डिपेंड करेगा कौन सा सब्सटेंस ज्यादा वोलाटाइल है। हम जानते हैं पेट्रोल ज्यादा वोलाटाइल है, ये कम है, इसका कारण आप बता सकते हैं? यस, कारण ये कि पेट्रोल के अंदर जो पेट्रोल के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसे है बेटा? वो है वीक। और वाटर की अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे, आईएमएफ ऑफ वाटर कैसे है बेटा? ये है स्ट्रांग। अब स्ट्रांग बोले तो कौन से? एच बॉन्डिंग है, वो भी कौन सा एच बॉन्डिंग है बेटा? इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। कौन सा है? इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। तो इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होगा? यस प्लीज, इसका जो बॉन्डिंग है एक दूसरे से जुड़ा हुआ फिजिकल जो बॉन्डिंग है वो कैसा है बेटा? स्ट्रांग है। और पेट्रोल का कैसा? ऐसा एकदम छोटा सा, मतलब बहुत ही कम। ठीक है ना, वाटर वाटर मॉलिक्यूल इजीली, सॉरी पेट्रोल पेट्रोल मॉलिक्यूल इजीली अलग हो सकते हैं, पर वाटर के ऐसे मजबूती से जुड़े हुए हैं। तो अगर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है, मतलब नेचर ऑफ लिक्विड में हम क्या बोलेंगे, आईएमएफ अगर पर्टिकुलर लिक्विड का ज्यादा है तो उसका वेपर, जो उसके जो वेपर बनेंगे, ठीक है, अबो द, यस, लिक्विड, जो भी लिक्विड के अबो जो गैसेस फेज में जो बनेंगे वो कम होंगे। वेपर कम तो वेपर प्रेशर कम। क्या कहा मैंने? आईएमएफ ज्यादा तो वेपर, यस प्लीज, आईएमएफ ज्यादा तो वेपर कम, वेपर कम तो वेपर प्रेशर कम। ठीक है ना। अभी यहाँ पे ये होने के बाद मैं क्या बोलूंगा, मतलब ये कि ये पेट्रोल जो है, इस पेट्रोल के जो पार्टिकल है इनके बीच का आईएमएफ वीक है, इसका स्ट्रांग है, तो इसके वेपर ज्यादा आएंगे, इसके वेपर कम आएंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ लिखूंगा मोर वेपर्स और यहाँ पे लिखूंगा लेस वेपर्स। तो आपको लिखना क्या है मालूम है? आपको लिखना ये है जो हम समझा रहे हैं, टेम्परेचर का, टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एरोस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ता है तो स्केपिंग पावर बढ़ता है, और स्केपिंग पावर बढ़ेगा तो वेपर बढ़ेंगे, वेपर बढ़ेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है,
उतना लिखना है, बस उतना ही ध्यान में रखना है, ज्यादा तान नहीं देने का दिमाग को। तो लिखने की एबिलिटी हमको आती है, हमको अगर पॉइंट पता है ना, कुछ भी मुद्दे पता है, हम उसकी पूरे रामायण लिख सकते हैं। इतना आप लोग जो है ना बड़ा स्ट्रांग हो चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया। अब नेचर ऑफ लिक्विड में कैसा, आईएमएफ मतलब क्या, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन अगर ज्यादा है तो, यानी पार्टिकल टू पार्टिकल के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो अगर स्ट्रांग है, तो वेपर क्या बनेंगे, कम। इधर कम है इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन, तो वेपर क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे, ठीक है। समझ में आया, ज्यादा वेपर तो ज्यादा वेपर, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है ना। अगर किसी लिक्विड का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो वेपर ज्यादा होंगे, प्रेशर ज्यादा रहेगा। एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। तो मैंने कहा फैक्टर ऑफ एक्टिव इवेपोरेशन हम पढ़ रहे हैं। पहला हमने आपको कौन सा बता के दिया, टेम्परेचर। दूसरा क्या बताया है, दूसरा बताया आपको नेचर ऑफ लिक्विड। अगर इसमें कुछ पॉइंट अगर रह गए होंगे तो आप देखिए, ढूंढिए, आप स्टडी कीजिए, क्योंकि ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये समझने से ही हमको नेचर ऑफ लिक्विड, हमको नेचर ऑफ सॉल्यूशन समझ में आएंगे बेटा, प्लीज, ठीक है। बहुत ही आसान था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट